गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। विद्या नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका शॉर्ट आंसर। तो देख लेते हैं। आज का हमारा दूसरा पार्ट है। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ। नाउ वी डिस्कस द सेकंड पार्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनटू द वन लाइनर। ये आपको आने वाली जिपमेर हो या फिर नॉर्सेट हो, उसमें बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। Which type of the bandage used into the ankle injury? एंकल इंजरी के लिए कौन से टाइप का बैंडेज यूज होता है? तो याद रखिए बच्चों, कौन सा टाइप का बैंडेज यूज होता है एंकल इंजरी के लिए? फिगर 8। कौन सा आएगा बच्चों? फिगर 8 बैंडेज इज द यूज्ड फॉर द एंकल इंजरी। नेक्स्ट वन इज द ए नर्स। एक एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए that under the National Family Health Program, duration of the copper T380 AG is the। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, मैं हाईलाइट भी कर लेता हूं आपके लिए। कौन सा है? एक नर्स को पता होना चाहिए जो ड्यूरेशन रहता है, यानी कि कब तक इफेक्टिव रहती है। कौन से? कॉपर T380A कब तक रहेगी बच्चों? याद रखिएगा बच्चों, इसका सही आंसर कितना रहेगा? 10 ईयर सॉरी, कब तक रहेगा? 10 ईयर, यानी कि 10 साल तक कंटिन्यू हम क्या प्रोटेक्शन दे सकता है? कॉपर टी उसे प्रोटेक्शन दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। नेक्स्ट, विच डाइट, कौन सा डाइट शुड अवॉइड इनटू द एक्यूट रीनल फेलियर डिसीज? कौन से डाइट को हमें अवॉइड करना चाहिए एक्यूट रीनल फेलियर डिसीज कंडीशन में? तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? प्रोटीन है बच्चों। ये प्रोटीन नहीं है, ये क्या है बच्चों? प्रोटीन है। क्या आएगा? आर आई थिंक लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, दैट्स व्हाई। तो कौन सा डाइट हमें अवॉइड करना चाहिए एक्यूट रीनल फेलियर डिजीज कंडीशन में? प्रोटीन। यानी कि एग्जांपल ले लीजिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया हो रहा है बच्चों, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन को जितना डालोगे उतना हाइपर फिल्ट्रेशन होगा, उसकी वजह से यूरिन के द्वारा वो क्या हो जाता है? निकल जाता है। दैट्स व्हाई हमें प्रोटीन को क्या करना पड़ेगा बच्चों? अवॉइड कर सॉरी अवॉइड करना पड़ेगा इनटू द एक्यूट रीनल फेलियर डिजीज या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट, which bone is the known as the breast bone? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। which bone यानी कि कौन से बॉन को ब्रेस्ट बॉन के नाम से जाना जाता है? ओके, इसका आंसर मैंने लिखा ही नहीं है, ब्रेस्ट बॉन। ओके, आपको पता है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या आएगा? Which bone known as the breast bone? breast bone को कौन से नाम के जाना जाता है? ड्यूटी बोन या फिर ब्रेस्ट बोन? कौन आएगा? क्लेविकल आएगा। क्या आएगा बच्चों? क्लेविकल आएगा। क्या आएगा? क्लेविकल। नेक्स्ट, हाई फाइबर कंटेन फूड, यानी कि ऐसा कौन सा फूड है जिसमें हाई फाइबर देखने को मिलता है? तो याद रखिए बच्चों, हाई फाइबर किस में मिलता है? होल ग्रेन में मिलता है। यानी कि होल ग्रेन में क्या मिल जाता है? हाई फाइबर कंटेंट फूड किस में पाया जाता है? तो होल ग्रेन में हाई फाइबर कंटेंट पाया जाता है। तो पता चला एंकल इंजरी के लिए फिगर 8 कॉपर T380 कब तक प्रोटेक्शन देती है? 10 साल। एक्यूट रीनल फेलियर की डिजीज कंडीशन में कौन सा डाइट अवॉइड करेंगे? प्रोटीन। कौन से बोन को ब्रेस्ट बोन जाना के नाम से जाना जाता है? क्लेविकल। हाई फाइबर कंटेंट कौन सा फूड है? तो कौन सा आएगा? होल ग्रेन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी चीजें अपनी किताब में लिखते रहिए बच्चों, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है कि आपको हमेशा रटनी ही पड़ेगी। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द एपिजियोटोमी परफॉर्म ड्यूरिंग द लेबर। ड्यूरिंग द लेबर जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द एपिजियोटोमी है वो कौन सी रहेगी बच्चों? तो याद रखिए बच्चों, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एपिजियोटोमी कौन सी आएगी? राइट मीडियो लेटरल। कौन सी आएगी बच्चों? राइट मीडियो लेटरल। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में से कौन से, सॉरी एपिजियोटोमी, उसमें से मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन सा रहेगा बच्चों? राइट मीडियो लेटरल। कौन सा रहेगा? राइट मीडियो लेटरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चाइल्ड कम्स इनटू द इमरजेंसी, एक बच्चा इमरजेंसी में आता है, एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है आफ्टर द बी स्टिंग, यानी कि बी स्टिंग के बाद में इससे क्या हुआ है? ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है। तो व्हाट इज द प्रिफर्ड रूट ऑफ द एड्रेनालिन एडमिनिस्ट्रेशन? एड्रेनालिन ड्रग तो देंगे, क्यों हुआ है? बी स्टिंग हुआ है, उसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है, तो इमरजेंसी ड्रग कौन सी है हमारी? एड्रेनालिन है। तो हमें एड्रेनालिन का रूट बताइए किसमें है? चाइल्ड में। तो चाइल्ड में याद रखिए बच्चों कौन सा आएगा? इंट्रामस्कुलर। कौन सा आएगा बच्चों? इंट्रामस्कुलर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नाम बताइए। तो कौन सा आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा आएगा बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। कौन सा आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या रहेगा, NaHCO3। इट इज द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट शेड्यूल फॉर द टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी कर दी गई है किसको, एक पेशेंट को। ऑन ड्यूटी एक नर्सिंग ऑफिसर है यानी कि स्टाफ नर्स या स्टाफ ब्रदर बोल सकते हैं। नो दैट द आफ्टर सर्जरी द क्लाइंट मे रिस्क फॉर, गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना यानी कि पेशेंट को रिस्क होने की संभावना ज्यादा रहती है आफ्टर द कौन सी सर्जरी बच्चों, गैस्ट्रेक्टोमी। तो गैस्ट्रेक्टोमी के बाद होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है उसका नाम बताइए। तो पहले समझ लेते हैं कि गैस्ट्रेक्टोमी है क्या बच्चों। गैस्ट्रेक्टोमी क्या है बच्चों, इट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ऑल पार्ट ऑफ द स्टमक। गैस्ट्रेक्टोमी यानी कि स्टमक को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। चले नेक्स्ट, स्टमक का शेप बताइए। इट इज द जे शेप्ड ऑर्गन है। कौन सा शेप्ड ऑर्गन है बच्चों, जे शेप्ड ऑर्गन है। और कहां पर पाया जाता है, अपर एब्डोमिनल में। इट इज द पार्ट ऑफ द आवर डाइजेस्टिव सिस्टम विच प्रोसेस, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स एंड वाटर in food that are the eaten and help the pass the waste material out of the body। मैंने सिंपल सा एक फंक्शन बता दिया कि स्टमक करता क्या है। मैं फिर से बोलता हूँ, व्हाट डू यू मीन गैस्ट्रेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल कर दिया किसका, स्टमक का। स्टमक का शेप बताइए, जे शेप्ड। स्टमक कौन सी सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या प्रोसेस होती है, न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और वाटर, वो सारे क्या होते हैं, हम ईट यानी कि खाते हैं, स्टमक में जाते हैं और क्या करेंगे, हेल्प द पास द वेस्ट मटेरियल यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में से क्या होगा, आउट ऑफ बॉडी, बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर द गैस्ट्रेक्टोमी ड्यू टू द लॉस और अनेबल टू सीक्रेट HCl, ये चीज याद रखना। स्टमक में एक चीज होती है, क्या होता है, HCl का सीक्रेट होता है, लेकिन स्टमक ही नहीं है तो सीक्रेट नहीं होगा HCl। दैट्स व्हाई पेशेंट में रिस्क ऑन द मेटाबॉलिक अल्कोसिस। क्या होता है बच्चों, मेटाबॉलिक अल्कोसिस। ये बात अपनी खोपड़ी पे बिठा के रखना। जब भी हमारी बॉडी में से स्टमक निकल गया तो हमें कौन सी कंडीशन होने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी, तो कौन सी संभावना रहेगी, याद रखिए बच्चों, मेटाबॉलिक अल्कोसिस का रहेगी बच्चों, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पेशेंट यानी कि एक पेशेंट है, उसमें क्या है, टंग एंड एपिग्लोटिस आर द प्रोट्रूडेड इनसाइड द माउथ, यानी कि जो टंग है और फिर एपिग्लोटाइटिस वो क्या हो चुकी है, प्रोट्रूडेड हो चुकी है, कहां पर, हमारे माउथ के अंदर। दैट व्हाट फाइंडिंग आर द सीन इनटू द पेशेंट, तो कौन सी फाइंडिंग देखने को मिल सकती है, तो कौन सी आएगी, देखिए एब्नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड आएगी। क्या आएगी बच्चों, एब्नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड। तो पहला कौन सा आएगा, क्रैकल। तो क्रैकल में क्या आएगा, स्मॉल क्लिकिंग, bubbling or the rattling sound into the lungs usually heard during the inspiration and do not clear with the cough। किसमें देखने को मिलता है, पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर एंड न्यूमोनिया के कंडीशन में कौन से टाइप का साउंड देखने को मिलता है, क्रैकल साउंड। कैसा, स्मॉल क्लिकिंग, बबलिंग और रेटलिंग साउंड देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, लंग्स में, लंग्स में। उसके बाद यूजुअली हेड ड्यूरिंग द कफ, ड्यूरिंग हमें सुनाई जाता है, तो ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन जब करते हैं तब सुनाई देता है। एंड डू नॉट क्लियर विद द कफ, यानी कि कफ के साथ डू नॉट क्लियर होता है। एग्जांपल कौन सा आएगा, पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर और न्यूमोनिया की कंडीशन में क्रैकल साउंड आता है। सेकंड साउंड कौन सा आएगा, रॉन्ची साउंड। कौन सा आएगा बच्चों, रॉन्ची साउंड। दे आर द रोज रैटलिंग रेस्पिरेटरी साउंड। ये कोर्स में ये कौन सा है बच्चों, रोज है। रेटलिंग रेस्पिरेटरी साउंड है, यूजुअली कोज्ड बाय, यानी कि किसकी वजह से होता है, सिक्रेशन इनटू द ब्रोंकियल एयरवे, हार्ड ऑन द एक्सपिरेशन एंड मे बी क्लियर विद द कफ occurs as the air, यानी कि air। तो क्या है रॉन्चिंग, रॉन्चिंग क्या है बच्चों, इट इज द रोज रैटलिंग रेस्पिरेटरी साउंड, यूजुअली किसकी वजह से होता है, सिक्रेशन होता है इसकी वजह से, और कब सुनाई देता है, एक्सपिरेशन के दौरान सुनाया जाता है, और क्लियर विद द कफ। नेक्स्ट, व्हीजिंग साउंड। अब व्हीजिंग साउंड में क्या रहेगा बच्चों, हाई पिच्ड साउंड है, प्रोड्यूस्ड बाय द नैरोड एयरवे। क्यों होता है, क्योंकि नैरोइंग एयरवे है इसलिए। मे बी हार्ड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये दोनों में सुनाई जाता है, इंस्पिरेशन के दौरान भी और क्या से एक्सपिरेशन के दौरान भी सुनाई देता है। एग्जांपल कौन सा है, अस्थमा, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन और द सीओपीडी। तो पता चला बच्चों क्या आएगा, फिर से देख लेते हैं।
क्रिकल साउंड बच्चों ओनली इंस्पिरेशन है, रॉन्ची साउंड ओनली एक्सपिरेशन साउंड, वीजिंग साउंड कब होगा, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों टाइप में अस्थमा या सीओपीडी में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, प्लूरल फ्रिक्शन ड्रम, व्हाट यू मीन बाय द प्लूरल फ्रिक्शन ड्रम? तो हार्ड प्राइमरली ऑन द इंस्पिरेशन ओवर द एरिया ऑफ द प्लूरल इन्फ्लामेशन, एग्जांपल लंग ट्यूमर एंड प्लूरसिंग। ये साउंड कब सुनने को मिलता है? अगर लंग्स में ट्यूमर हो तो, और कब कहां पर सुनने को मिलेगा? इंस्पिरेशन के दौरान हमें सुनना पड़ेगा, सुनना मिल जाएगा। तो पता चला। ओके, इन अ पेशेंट टंग एंड एपिग्लोटिस आर प्रोट्रूड्स इनसाइड द माउथ, देन व्हाट फाइंडिंग? तो कौन से एब्नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड है, मैंने सभी डिस्कस कर लिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई पिच्ड साउंड हर्ड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, उसको क्या बोला जाता है? तो देख लेते हैं पहले, स्ट्रिडोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? हाई पिच्ड साउंड है, हार्श साउंड है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, उसे क्या बोला जाता है? स्ट्रिडोर रिफर्स टू द हाई पिच्ड हार्श साउंड हर्ड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। स्ट्रिडोर क्या है, क्यों होता है? इट इज द मेनली कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन, कहां पर होता है? अपर एयरवे का। इट इज द साइन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड दस रिक्वायर्ड द इमीडिएटली अटेंशन। तो पता चला, हाई पिच्ड जो साउंड है, हार्श साउंड इस द सुनाई दे रहा है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, उसे कौन सा साउंड बोला जाता है? स्ट्रिडोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? स्ट्रिडोर। और कहां पर पाया जाता है? इट इज द कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर वे, यानी कि अपर एयरवे में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो सुनाई देता है। एंड इट इज द साइन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड दस रिक्वायर्ड द इमीडिएटली अटेंशन। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन। ए नर्स इज द कैरिंग द पेशेंट इनटू द वार्ड, एज अ नर्स आप क्या हो? वार्ड में एक पेशेंट की केयर कर रहे हो। नेक्स्ट, while transferring the patient from the one department to another department, एक डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट को उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन नर्स क्या कर रहा है? फॉरगेट, यानी कि भूल जाता है। क्या भूल जाता है? टू रेज द साइड रेल्स, यानी कि जो बेड रहता है उसके बाद आजू बाजू में जो साइड रेल होता है उसको रेज करना भूल गया है। इन बिटवीन जो क्लाइंट ने एक्सीडेंटली फॉल डाउन, अगर साइड रेल ही खड़ी नहीं की तो पेशेंट को रिस्क रहेगा फॉल डाउन, यानी कि गिर जाएगा। ऐसे कंडीशन में ही क्या होगा? पेशेंट एक्सीडेंटली फॉल डाउन हो चुका है, कहां पे? फ्लोर ऊपर, एंड गेट द मल्टीपल लेग फ्रैक्चर, और उसकी वजह से लेग फ्रैक्चर हो गया है। तो इन दिस कंडीशन नर्सेस विल लियामेंट थ्रो। पता चला, एक पेशेंट है, आप नर्स हो, एक पेशेंट को दूसरी जगह हमने ट्रांसफर किया, लेकिन हमेशा याद रखिए अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो प्रिवेंशन यानी कि सेफ्टी का खास ध्यान रखिए। इस नर्स ने क्या किया? जो बेड की आसपास के जो साइड रेल थी उसको खड़ा किया ही नहीं, और उसकी वजह से पेशेंट क्या हो गया? फॉल डाउन, यानी कि गिर गया, और दैट्स व्हाई इसकी वजह से क्या हुआ? मल्टीपल लेग फ्रैक्चर हो गया, और उसके लिए पेशेंट नर्स को क्या बोला जाता है? तो याद रखिए बच्चों, नेग्लिजेंस। दो चीजें आती है बच्चों, नेग्लिजेंस और सेकंड वन इज द माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस का मीनिंग क्या? हम केयर करना ही भूल गए, और माल प्रैक्टिस का मीनिंग क्या रहेगा? हमने केयर की लेकिन कंप्लीट नहीं की। जस्ट लाइक एग्जांपल, डॉक्टर ने बोला कि 100% ऑक्सीजन पेशेंट को दे दो, लेकिन आपने दिया ओनली 90%, तो वो क्या आएगा? माल प्रैक्टिस। अगर मैंने बोला पेशेंट को कि नर्स को कि ये इंजेक्शन इतने बजे तक दे देना, लेकिन आपने इंजेक्शन दिया ही नहीं, तो वो कौन सा आएगा? नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस का मीनिंग पता चला, हम भूल ही जाते हैं, वो करते ही नहीं है। Because the nurse do not perform her duty in the reasonable act, so that he or is liable for the negligence. तो याद रखें, आप भी बच्चों याद रखना, कभी भी नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। माल प्रैक्टिस तो क्या है? देते जरूर है, लेकिन क्या करते हैं? कभी कम कभी ज्यादा ऐसा नहीं देते। नेग्लिजेंस तो क्या होता है? हम भूल ही जाते हैं पेशेंट को देना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट द, गोल्डन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड क्या इंडिकेट करता है? तो सारे एब्नॉर्मल कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड में आपको बता ही देता हूं। ग्रीन कलर हो तो उसे क्या बोला जाता है? मैकोनियम स्टेन। गोल्डन कलर होता क्या आएगा बच्चों? RH इनकम्पेबिलिटी, जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि क्या आंसर आएगा? RH इनकम्पेबिलिटी। ग्रीनिश येलो अगर आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? पोस्ट मैच्योरिटी इंडिकेट करता है। डार्क कलर इंडिकेट क्या करेगा बच्चों? इट इज द कॉन्सिल द एक्सीडेंटल हेमरेज, यानी कि एक्सीडेंटल हेमरेज होने की संभावना उसमें दिखाई देता है। डार्क ब्राउन क्या दिखा देता है? इंट्रायूटेराइन डेथ दिखाई देता है। पता चला? चलिए फिर से, एब्नॉर्मल कलर ग्रीन हो तो क्या दिखाई देता है उसको? मैकोनियम स्टेन। गोल्डन RH इनकम्पेबिलिटी, ग्रीनिश येलो पोस्ट मैच्योरिटी, डार्क कलर में कॉन्सिल एक्सीडेंटल हेमरेज, डार्क ब्राउन में इंट्रायूटेराइन डेथ। चलिए नेक्स्ट। A sign of the pregnancy consists of for the dark blues or the purplish violet color, कौन सा कलर?
ब्लूइश डिस्कलरेशन या फिर पर्पलिश वायलेट कलर देखने को मिलता है ऑन द वजाइनल और द सर्वाइकल म्यूकोसा एज द रिजल्ट इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द एरिया। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। उसका नाम बताइए, तो क्या नाम आएगा? ब्लूइश कलर या फिर पर्पलिश वायलेट कलर आता है वजाइनल और द सर्वाइकल म्यूकोसा का एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द एरिया। तो उसका नाम क्या आएगा? चैडविक साइन। कौन सा साइन आएगा बच्चों? चैडविक साइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which first vaccine is the prepared by the India for the COVID-19? ये इमेज जो आपकी दिख रही है वो अगला क्वेश्चन है, अभी इमेज पे फोकस मत कीजिए। which first vaccine is the prepared by the India? तो याद रखिए बच्चों, कोवैक्सीन वैक्सीन is the produced by the Bharat Biotech Company with the collaboration of the ICMR and the NIV पुणे। तो याद रखिए बच्चों, हमने सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन कौन सी बनाई थी? कोवैक्सीन बनाई थी। किसके साथ मिलके? भारत बायोटेक कंपनी विद द कोलैबोरेशन विद द आईसीएमआर एंड द एनआईवी पुणे। चलिए 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीटेड इंडिया में कब हुई थी बच्चों? 21 अक्टूबर 2021। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं बच्चों, अब ऐसा मत सोचो ऐसा क्वेश्चन आते 100 करोड़ वैक्सीनेशन हमने कंप्लीट कब किया था इंडिया में? 21 अक्टूबर में 2021 में। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दिस इमेज। ये इमेज को ध्यान से देखिए बच्चों, आपको क्या दिख रहा है? ओके, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, ये आपको क्या दिख रहा है? तो क्या होगा? LMA यानी कि लैरिंजियन मास्क एयरवे। नॉर्सेट में पूछा गया वाला क्वेश्चन है बच्चों। आई थिंक मैंने जो भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो पूरे सारे के सारे नॉर्सेट एग्जाम में भी आए हैं, तो ये सारे सॉल्व कीजिए। नॉर्सेट तो पक्का होगा, जिप में आने वाली एग्जाम है, आरआरबी एग्जाम आने वाली है, इन सब में ये बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। आइडेंटिफाई दिस इमेज में कौन सी आएगी? लैरिंजियल मास्क एयरवे आर द सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस। कौन सी है बच्चों? सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस है। दे मे बी यूज्ड एज द टेम्पररी मेथड टू मेंटेन द ओपन एयरवे। एयरवे को मेंटेन करने के काम करती है। क्या करती है? टेम्पररी मेथड है, और ओपन एयरवे को क्या करेगी बच्चों? मेंटेन करने का काम करती है। तो एलए में पता चल गया, लैरिंजियन मास्क एयरवेज आर द सुप्राग्लोटिक एयरवेज डिवाइस। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन भी मैंने निकाल दिया। आइडेंटिफाई दिस इमेज। इस इमेज को आइडेंटिफाई कीजिए बच्चों। ये क्या है? स्टॉपर है, बल्ब है, ट्यूबिंग है, ड्रेनेज एंड है। चलो ड्रेनेज बता दिया है तो ड्रेनेज ही होगा। तो कौन सा आएगा बच्चों? जैक्सन पार्ट ड्रेन। जेपी ड्रेन का नाम सा कहाँ आएगा? जैक्सन पॉट या फिर पार्ट ड्रेन उसे नाम बोला जाता है, जेपी ड्रेन। और वो क्या है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ द क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। कौन सी सिस्टम है बच्चों? क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम है। कौन सी आएगी बच्चों? क्लोज्ड ड्रेनेज। एग्जांपल ऑफ द ओपन ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ओपन ड्रेनेज सिस्टम का एग्जांपल का नाम बता दीजिए बच्चों, कौन सा आएगा? पेनरोज ड्रेन। कौन सा आएगा बच्चों? पेनरोज ड्रेन। मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ, ये सारी सारी चीज छोटी छोटी है, लेकिन आप लिख के रखिए और उसका क्या चीट बना दीजिए, और चीट हमारे दीवार जो आप स्टडी रूम है उसमें चिपका दीजिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और ये पूछते हैं। जेपी ड्रेन की इमेज आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद इज दिस द क्लोज्ड है, और उसके बाद ओपन पूछे तो कौन सा आएगा? पेनरोज ड्रेन। कौन सा आएगा? पेनरोज ड्रेन। चलिए नेक्स्ट, जैक्सन पॉट ड्रेन इज द थिन है फ्लेक्सिबल ट्यूब। देखिए एकदम थिन है बच्चों, फ्लेक्सिबल ट्यूब है विद द बल्ब। बल्ब देखने को मिल सकता है, ये ना क्या है? बल्ब। ये रहा, ये पूरा सब बल्ब देखने को मिलता है। ऑन द एंड दैट ड्रेन्स द फ्लूइड अवे फ्रॉम द योर वुंड आफ्टर द सर्जरी, यानी कि सर्जरी के बाद क्या करेगा? अवे फ्रॉम योर वाउंड आफ्टर द सर्जरी। तो पता चला जेपी ड्रेन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दो इमेज आपको दिख रही है। पहले सॉल्व कर देते हैं। आइडेंटिफाई दिस इमेज। ये क्या दिख रहा है आपको? ये तो इजी है बच्चों, क्या आएगा? बाइपोलर कॉन्ट्री आएगा। क्या आएगा बच्चों? अगर ये फोकस ना होगा ये तो फोकस हो ही जाएगा। ये दिख रहा है, ये क्या है? कॉन्ट्री है बच्चों, यानी कि बाइपोलर कॉन्ट्री। चलिए ये भी आइडेंटिफाई दिस इमेज। तो कौन सी है बच्चों? ये कौन सा रिट्रैक्टर दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए, कमेंट कीजिए बच्चों प्लीज। आई नीड योर कमेंट, ताकि मुझे पता चला कि आपका ध्यान कितना है, आप कितना पढ़ते हो। प्लीज कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वन लाइनर है। उसको मैं डायरेक्टली आपके माइंड में ही रखना है कि चलो ये इमेज आई तो आप, मैंने बोला था विजय नर्सिंग क्लासेस में वो सिखाया था सर ने कि ये आंसर आएगा, आपको ऐसा होना चाहिए।
तो चलिए इसका इमेज कौन सा आएगा, डेविएटर रेट्रैक्टर। कौन सा आएगा बच्चों, डेवियर रेट्रैक्टर, सॉरी कौन सा आएगा, डेवियर रेट्रैक्टर इज द लार्ज हैंड रोल्ड रेट्रैक्टर। कौन सा है, बड़ा वाला है, हैंड हेल्ड वाला है। क्या होल्ड करेगा, होल्ड बैक द एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग द एब्डोमिनल सर्जरी। जब भी एब्डोमिनल सर्जरी करेंगे होल्ड बैक करने के लिए यूज करेंगे। और द थोरासिक प्रोसीजर, एब्डोमिनल प्रोसीजर में यूज करेंगे या फिर कौन से प्रोसीजर में, थोरासिक प्रोसीजर, दोनों प्रोसीजर में हम यूज कर सकते हैं। और क्या करेंगे, होल्ड बैक टू द एब्डोमिनल, एब्डोमिनल को क्या करेंगे, होल्ड बैक करने के लिए उसे यूज किया जाता है। पता चला बच्चों। चलिए नेक्स्ट, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन द एडल्ट 24 आवर्स। यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, तो याद रखिए 1500, कितना होना चाहिए, 1500 सीसी। Which is the longest bone in our human body? ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबको आएगा, मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं है। फीमर, कौन सा आएगा बच्चों, फीमर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपैरिजन टू द वेंटिलेशन रेशियो इन द इन्फेंट ड्यूरिंग द नियोनेटल रिसक्सिटेशन। रिसक्सिटेशन पूछा है बच्चों, कंपैरिजन टू वेंटिलेशन रेशियो कितना है, आंख बंद कर दीजिए फिर भी उसका आंसर आना चाहिए। कंपैरिजन रेशियो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कितना आएगा, 3:1। चलिए, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट इन चिल्ड्रन कितना रहेगा, दोनों का अगर कीजिए तो कितना आएगा, 5:1। और कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इनटू द नियोनेटल कितना रहेगा, 3:1। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइन ऑफ द WHO की गाइडलाइंस के अनुसार बस सोल्ड कॉटन स्वैब, क्या है कॉटन स्वैब में क्या है, बस सोल्ड है, तो उसे कहां डिस्कार्ड करेंगे, तो कहां डिस्कार्ड करेंगे बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कहां करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइन ऑफ द WHO, बस सोल्ड कॉटन स्वैब हमें डिस्कार्ड करना चाहिए कौन से कंटेनर में, येलो कंटेनर में सॉरी कौन से कंटेनर में आएगा बच्चों, येलो कंटेनर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेग्नेंट लेडी है बच्चों, कैम इनटू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आई है एंटेनाल चेकअप के लिए। Which medicine prescribed by on duty doctor to prevent the NTD? NTD का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो तो उसकी वजह से प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर क्या सलाह देते हैं मदर को कि आपको ये मेडिसिन हमने स्टार्ट करनी है, तो कौन सी आएगी मेडिसिन बच्चों, याद रखिए फॉलिक एसिड। कौन सी आएगी बच्चों, फॉलिक एसिड। A dose of the iron folic acid from the pregnant lady into the anemia मुक्त भारत कैंपेन, जो भी कैंपेन यूज किया है किसके लिए, आयरन फॉलिक एसिड को प्रेग्नेंट लेडी को देने के लिए, वो कितना है इनटू द एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन में, तो कौन सा आएगा, 60 mg to 500 माइक्रोग्राम। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना आएगा बच्चों, 600 से लेके कितना आएगा, 500 माइक्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट, एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए, तो याद रखिए बच्चों 300। कितनी चाहिए बच्चों, 300। यू आर पोस्टेड एट द PHC, आपको PHC में जॉब लग गई, आप PHC में जॉब कर रहे हो। अगर आफ्टर डिलीवरी है बेबी की डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन हमें बायोमेडिकल वेस्ट के अनुसार कौन सी बैग ऐसी है जिसमें हम प्लेसेंटा को डिस्कार्ड करेंगे, सभी को पता है। आई होप ये आंसर आप ही बता दीजिए बच्चों। PHC में पोस्टिंग लगी हुई है, डिलीवरी किसकी हुई है, बेबी बॉय की हुई है, तो हमें प्लेसेंटा को कहां निकालना चाहिए बच्चों, कहां निकालना चाहिए, येलो में। कहां पर आएगा बच्चों, येलो में। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, कहां आएगा, सिंपल सा लॉजिक है, इमरजेंसी में आएगा। क्या हुआ है, पेशेंट को ब्लड लॉस हुआ है, तो पहले ये नोटिस कीजिए ब्लड लॉस है, उसकी कलर कैन्युला यूज्ड बाय द प्रूडेंट नर्स टू एडमिनिस्टर द लार्ज अमाउंट ऑफ द लिक्विड और द ब्लड। अब कौन सी कलर की कैन्युला यूज करोगे, अगर पेशेंट को क्या हुआ है, ब्लड लॉस हो चुका है, इमरजेंसी में आ चुका है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो कौन से टाइप की हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, कौन से टाइप की कलर कैन्युला यूज करेंगे आई एज ए नर्स, आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी आएगी, ग्रे कलर की। और ये ग्रे कलर के यूज करेंगे तो उसका मेन फायदा क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द, यानी कि सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, और ब्लड को हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन लेडी कम इनटू द हॉस्पिटल, ये भी हॉस्पिटल में आई और डॉक्टर प्रिस्क्राइब द आयरन इंजेक्शन। सॉरी क्या है, एक लेडी हॉस्पिटल में आई है और डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों, एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। कौन सा इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों, आयरन का इंजेक्शन। द नर्स व्हिच थिंग शुड बी कीप्ड इन द माइंड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन। आयरन का इंजेक्शन देने को बोला है डॉक्टर ने पेशेंट को एज ए नर्स,
आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, माइंड में शुड कीप इट इन योर माइंड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिंग द इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन देने से पहले हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, एज ए नर्स हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, जेट ट्रैक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, जेट ट्रैक टेक्निक आपको आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एज ए नर्स। अगर आपको जेट ट्रैक के बारे में पता नहीं तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका पूरा एक लेक्चर ही बना दूंगा आईएम इंजेक्शन प्रोसीजर के रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट, अब चलिए वीक दे चुके हैं कितने, 38 वीक है। प्रेग्नेंट वुमन एडमिटेड इनटू द लेबर, ऑन ड्यूटी नर्स नो दैट अबाउट द राइट सीक्वेंस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द लेबर। 38 वीक की एक महिला आ चुकी है, लेबर रूम में आ चुकी है, तो हमें पता होना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ लेबर की सीक्वेंस क्या है। तो मैं सारी सारी क्या बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर की ट्रिक बता देता हूँ। EDFI सैप, क्या बोला जाता है, EDFI सैप, यानी कि EDFI सैप क्या बोलेंगे, EDFI सैप, शेर का मीनिंग क्या रहेगा, CERE। तो वन बाय वन देखते हैं। ई का मीनिंग क्या रहेगा, एंगेजमेंट, डी का मीनिंग क्या रहेगा, डिसेंट, एफ का मीनिंग क्या रहेगा, फ्लेक्शन, आई का मीनिंग इंटरनल रोटेशन, सी का मीनिंग क्राउनिंग रहेगा ऑफ द हेड, ई का मीनिंग एक्सटेंशन, आर का मीनिंग रेस्टिट्यूशन, ई का मीनिंग एक्सटर्नल रोटेशन एंड द डिलीवरी ऑफ द हेड एंड द बॉडी। तो फिर से देख लेते हैं ट्रिक ऑफ द क्या रहेगी, EDFI सेट, EDFI सेट, EDFI सेट। तो ई का मीनिंग एंगेजमेंट, डी का मीनिंग डिसेंट, एफ का मीनिंग फ्लेक्शन, आई का मीनिंग इंटरनल रोटेशन, सी का मीनिंग ग्राउंडिंग ऑफ द हेड, ई का मीनिंग एक्सटेंशन, आर का मीनिंग रेस्टिट्यूशन, ई का मीनिंग एक्सटर्नल रोटेशन एंड द डिलीवरी ऑफ द हेड एंड बॉडी। कन्वर्ट कर दीजिए, चलो 38.6 सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 38.6 सेल्सियस इनटू द 9/5 प्लस 32, मैंने डायरेक्ट फार्मूला बता दिया। तो सही आंसर कौन सा आएगा, 101 इनटू द 48 फ़ारेनहीट डिग्री। तो उसका सूत्र पता चला, जो भी मेन टेम्परेचर है इनटू द 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहीट, कन्वर्ट इजीली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, स्टॉल वर्दी साइन किसमें देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा साइन बच्चों, स्टॉल वर्दी साइन इज द सीन इनटू द व्हिच कंडीशन, तो कौन सी कंडीशन में स्टॉल वर्दी साइन देखने को मिलता है, प्लेसेंटा प्रेविया की कंडीशन में। हमेशा याद रखिए बच्चों, प्लेसेंटा प्रेविया की कंडीशन में कौन सा साइन देखने को मिलता है, स्टॉल वर्दी साइन देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, लोइंग ऑफ द फीटल हार्ट रेट, यानी कि FHR क्या हो गया, लोइंग कम हो जाएंगे, और द प्रेसिंग ऑफ द हेड डाउन, जब भी प्रेस करेंगे हेड डाउन की ओर इनटू द पेल्विस इज द सजेस्टिव, तो कौन सा आएगा, स्टॉल वर्दी साइन। यानी पता चला व्हाट यू मीन बाय द स्टॉल वर्दी साइन, इट इज द सेन इनटू द सेन, यानी कि कहां देखने को मिलता है, तो कहां पर आएगा, प्लेसेंटा प्रेविया में। नेक्स्ट, which cannula number used into the blood transfusion, blood transfusion के लिए कौन से नंबर के कैन्युला को हमें यूज करना पड़ेगा, तो कौन से कैन्युला यूज करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो याद रखिए कौन से नंबर की आएगी बच्चों, 18 नंबर की आएगी। कौन से नंबर की आएगी, 18 नंबर की, अकॉर्डिंग टू द WHO गाइडलाइंस। अकॉर्डिंग किसके, WHO के गाइडलाइंस के अनुसार which kind of the malnutrition parameter used to the आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर में कौन से टाइप के पैरामीटर यूज करेंगे फॉर द इंडिकेशन ऑफ द माल न्यूट्रिशन, यानी कि माल न्यूट्रिशन के लिए हमें कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे, तो याद रखिएगा वेट फॉर द हाइट का पैरामीटर कौन सा आएगा, वेट फॉर द हाइट का। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा रहेगा बच्चों, तो कौन सा रहेगा, एटोनिक ऑफ द यूट्रस, यानी कि एटोनोसिटी ऑफ द यूट्रस। Which color coding used into the triage system of the emergency, इमरजेंसी में यूज होने वाले कौन कौन से कलर कोडिंग है, तो चलिए रेड यानी कि लाल रंग मतलब खतरा आ गए ना, इमरजेंसी फेज में कौन सा आएगा बच्चों, रेड, लाल रंग मतलब खतरा। कभी भी आप सिग्नल में जाते हो बच्चों, तो रेड सिग्नल दिखता है तो हम क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं ना, यस, इसमें क्या है, भागना पड़ेगा। रेड सिग्नल जैसे भी आया तो क्या होगा, इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन। अर्जेंट फेस है, चलो इमरजेंसी में तो क्या है, उसको ट्रीटमेंट चाहिए। अर्जेंट क्या है, यानी कि कोई भी बेहोश हो गया है उसको अर्जेंटली क्या निकाल के जाना, तो येलो। चलिए नेक्स्ट, कंटिन्यूएशन फेज का क्या आएगा, ग्रीन कलर, कंटिन्यूअस दे दीजिए ट्रीटमेंट। एक्सपेक्टेड टू डाई, यानी कि डेथ होने वाली है, तो कौन सा कलर आएगा, ब्लैक कलर, कौन सा आएगा, ब्लैक कलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डीपीटी? सबको पता है, फर्स्ट ईयर से पढ़ते ही आए ना बच्चों। वैक्सीन, डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। क्या आएगा बच्चों? डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड द टिटेनस। Which hormonal contraceptive method should not be used in the breastfeeding mother? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी महिला जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, सॉरी करवा रही है, तो उसमें कौन से हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हमें यूज नहीं करना चाहिए? तो याद रखें बच्चों, एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यानी कि ओसीपी कौन सी है कि एस्ट्रोजन कंटेनिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स either lead is the standard dose or the low dose should not be used in the breastfeeding mother। यानी कि एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है वो हमें कभी भी क्या नहीं करनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देनी चाहिए। प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव आर सेफ फॉर द यूज फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर। तो कौन सी देनी चाहिए? प्रोजेस्टिन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव। तो अभी भी एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लाइक द ओसीपी हमें कभी भी किसको नहीं देनी चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देनी चाहिए। प्रोजेस्टिन दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट, कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। कॉमन क्लिनिकल फीचर्स बताइए किसका? एक मिनट मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो कौन सा रहेगा? बाइलेस वॉमिटिंग। क्या रहेगी बच्चों? बाइलेस वॉमिटिंग। तो व्हाट यू मीन बाय द बाइलेस वॉमिटिंग? वो क्या है? एमईसी यानी कि वॉमिटिंग किसके साथ होगी? विद द डार्क ग्रीन कलर, उससे क्या बोला जाता है? बाइलेस वॉमिटिंग। ये चीज आपको खोपड़ी में बिठा के रखिए बच्चों। अगर वॉमिटिंग हो रही है प्लस डार्क ग्रीन कलर के साथ, तो उसको नाम क्या बोला जाता है? बाइलेस वॉमिटिंग के नाम से जाना जाता है। बिकॉज इट इंडिकेट द, क्यों इंडिकेट करेगा ग्रीन? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द बाइल दैट यूजुअली सीन इन द इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन और एडेशन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में या फिर एडेशन में किस टाइप की ब्लीडिंग देखने को मिलती है? ग्रीन कलर की ब्लीडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंस ऑफ द बाइल। चलिए नेक्स्ट। अब नॉन बाइलेस वॉमिटिंग किसमें देखने को मिलती है? इट इज द टिपिकली कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन अबव द जंक्शन ऑफ द डियोडिनम। डियोडिनम के जो ऊपर वाला जंक्शन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होना है? नॉन बाइलेस वॉमिटिंग, यानी कि बाइल डक्ट्स उसमें प्रेजेंट ही नहीं होती, सॉरी बाइल प्रेजेंट नहीं होती। यूजुअली किसमें देखने को मिलता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में कौन सी वॉमिटिंग? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, यानी कि नॉन बाइलेस वॉमिटिंग। बाइलेस वॉमिटिंग किसमें देखने को मिलती है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और द एडेशन में देखने को मिल सकती है। तो हॉलमार्क ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कौन कौन से साइन? तो पहला आएगा कॉल्की एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग यूजुअली बाइलेस टाइप, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, सिजेशन ऑफ द फ्लेटस, यानी कि फ्लेटस नहीं आएगा और बॉल मूवमेंट भी नहीं होगी। पता चला? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट हॉलमार्क साइन ऑफ द किसके? इंटेस्टाइन। कॉल्की एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, सिजेशन ऑफ द फ्लेटस और द बॉल मूवमेंट। Which is the known as the universal donor? यूनिवर्सल डोनर को किसके नाम से जाना जाता है? कौन सा ब्लड टाइप है जिसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है? तो कौन आएगा बच्चों? ओ नेगेटिव आएगा। कौन आएगा बच्चों? ओ नेगेटिव। Which disease is the include into the नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम? और ऐसे कौन से डिजीज है जिसको हमें नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में इंक्लूड किया है? तो कितने आएंगे बच्चों? 6 वेक्टर बॉर्न डिसीज आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 6 वेक्टर बॉर्न डिसीज आएंगे। कौन कौन से देख लेते हैं? मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलियारिसिस, काला आजार, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और चिकनगुनिया। तो 6 वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम बताइए। मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलियारिसिस, काला आजार, जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड द चिकनगुनिया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको लेक्चर कैसा लग रहा है प्लीज मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी करना मत भूलिए। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो प्लीज मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट।